तो नमस्कार, आज हम बात करेंगे टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक को बनाया था वाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने। ये उस समय का सबसे बड़ा शिप था, जिसकी लंबाई थी 269 मीटर्स और ऊंचाई 50 मीटर्स से भी ज़्यादा थी। उस समय इसको बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर लगे थे, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखें तो आज की डेट में 400 मिलियन डॉलर्स के बराबर होंगे। इसमें सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था, इतना ज़्यादा कि इस कंपनी को मीडिया में अनसिंकेबल जहाज़ के तौर पे पब्लिसाइज किया गया था। मतलब कि ये कभी डूब ही नहीं सकता। ऐसा सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा गया था, इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें की भी गई थी। जैसे कि ये एक डबल बॉटम हल वाला शिप था। हल जो होता है वो जहाज़ के मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब हुआ कि इसमें जहाज़ के नीचे की तरफ दो बॉटम बनाए गए थे। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर कोई जहाज़ जा रहा है, उसको नीचे कहीं टकरा गया तो जहाज़ में पानी भर जाता है, डूब जाता है। इस जहाज़ में दो बॉटम्स थे, तो अगर मान लो नीचे वो किसी चीज़ से टकरा भी जाता है तो दूसरे बॉटम की वजह से वो डूबेगा नहीं। इसके अलावा जो ये हल था, इसका जो फ्रेम था, इसको नीचे 15 हिस्सों में बांटा गया था। अगर उन 15 हिस्सों में से 4 पानी में पूरे उनमें पानी भर जाता है, वो पानी में डूब भी जाते हैं, तो भी ये जहाज़ नहीं डूबेगा। इसका उस हिसाब से डिज़ाइन बनाया गया था। तो इस टाइप की कई चीज़ों की वजह से इसको अनसिंकेबल कहा गया था। लग्ज़री का भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था। बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ लगाई गई थीं, आर्नेस्ट वुड पैनलिंग की गई थी, स्टेन ग्लास मिरर लगाए गए थे, जिम था, स्क्वॉश कोर्ट था, हीटेड स्विमिंग पूल था, टर्किश बाथ था, इलेक्ट्रिक बाथ था, 2 बार्बर शॉप थीं, लाइब्रेरी थी, 4 रेस्टोरेंट थे। तो बहुत ही लग्ज़ूरियस किस्म का शिप था, बहुत बड़ा शिप था, अनसिंकेबल शिप था। तो उस समय के लिहाज से कहा जाए बहुत मशहूर था ये। ये अपनी पहली यात्रा के लिए निकलता है 10th ऑफ अप्रैल 1912 को। ये निकला था साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए, और इसमें बड़े-बड़े अमीर लोग, बिजनेसमैन, एक्टर्स के साथ में माइग्रेंट्स भी थे, बहुत सारे लोग थे। इस जहाज़ के कैप्टन थे 62 इयर्स के एडवर्ड जॉन स्मिथ। अपने सफ़र पे निकलने के बाद इसने कांस्टेंट स्पीड एक बना रखी थी और उससे आराम से अपनी जर्नी पे चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अपने सफ़र पे निकलने के 2 दिन बाद ही इसको आइसबर्ग की वार्निंग मिलती है। ये कोई ख़ास बात नहीं थी, क्योंकि जितने भी जहाज़ समुद्र में होते हैं वो एक दूसरे को ऐसी वार्निंग्स देते रहते हैं कि मान लो कोई जहाज़ आगे निकल रहा है, वो देख रहा है कि भाई ठंड काफ़ी है, इस इलाके में बड़े-बड़े बर्फ़ के पहाड़ हो रखे हैं, तो वो ये ट्रांसमीटर पे जो सिग्नल है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बाकी के जहाज़ों को भी दे देता है कि भाई इस रास्ते से अगर निकल रहे हो तो थोड़ा संभाल के निकलना। तो ऐसी वार्निंग जो होती हैं वो 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को भी मिलती हैं। इन्हीं वार्निंग की वजह से 2 बार टाइटैनिक को अपना रास्ता भी बदलना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो अपनी स्पीड कम नहीं करता। उसकी स्पीड जो होती है वो 21.5 नॉट्स की स्पीड होती है। नॉटिकल माइल जो होता है वो समुद्र में स्पीड मापने का तरीका होता है। अगर धरती पे बात की जाए, मतलब धरती क्या, मतलब ज़मीन पे अगर बात की जाए तो वो 40 किलोमीटर्स पर आवर के बराबर होती है। अब 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग मिलती हैं टाइटैनिक को, लेकिन वो सेम स्पीड से ही आगे बढ़ रहा होता है। इसका रीज़न आगे बताया जाएगा। अब 14 अप्रैल की उस रात में चांद नहीं निकला था। इस वजह से चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, आइसबर्ग्स वगैरह हैं तो ऑब्वियसली ठंड तो होगी। शिप जो होता है उसके आगे के हिस्से में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है काफ़ी ऊंचाई पे। इसको कहते हैं क्रो नेस्ट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर समय वहाँ पे एक एक न एक बंदा बैठा के रखा जाता है, जो विजुअली सामने की तरफ नज़र रखता है कि शिप के सामने कोई भी किसी भी तरीके की रुकावट ना आ रही हो। आइसबर्ग्स हो गए, कोई दूसरा शिप हो गया, कोई और चीज़ हो गई जिससे शिप टकरा सकता है, या फिर जो चीज़ शिप को नुकसान पहुंचा सकती है, उस पे मैन्युअली नज़र रखने के लिए एक बंदा हमेशा उस क्रो नेस्ट में बैठा रहता है। उस रात में भी बैठा हुआ था।
लेकिन जैसा कि मैंने बताया उस रात चाँद नहीं निकला था, पूरी तरीके से अंधेरा हो रखा था। तो उस समय उस पे बैठा हुआ जो इंसान था, फ्रेडरिक फ्लीट, वो बहुत अच्छे तरीके से रात में नहीं देख पा रहा था। रात को 11:39 पे वो एकदम से देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ आ गया। वो तुरंत अपने पास रखी घंटी बजाता है ताकि नीचे के लोगों को पता चल जाए। तुरंत वहाँ से फ़ोन करके जो डेक के ऑफिसर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करता है कि सामने आइसबर्ग आ गया है, तुरंत शिप को मोड़ दो। उस समय ब्रिज पे ऑफिसर होते हैं विलियम मर्डॉक। वो तुरंत शिप को बाएं मोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 11:39 पे ये वार्निंग मिली थी और 11:40 पे ही शिप आइसबर्ग से टकरा चुका था। ये आइसबर्ग जो था ये एक फुटबॉल कोर्ट के जितना लंबा था, मतलब लगभग 400 फीट लंबा था और पानी के बाहर लगभग 100 फीट ऊंचा था। मतलब जितनी क्रो नेस्ट की ऊंचाई रही होगी उतना ऊंचा वो समुद्र के बाहर दिखाई दे रहा था। अगर वैज्ञानिकों ने जो बाद में हिसाब लगाया था उसके हिसाब से कहें तो इसका वजन जो था वो लगभग 1.5 मिलियन टन था इस आइसबर्ग का। अब इतने हैवी भारी भरकम कठोर आइसबर्ग से जब टाइटैनिक टकराता है, बाएं की ओर वो मोड़ रहे होते हैं तो बाएं मोड़ते मोड़ते भी उसका जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है वो उससे रगड़ खाता हुआ निकलता है। 10 सेकंड तक ऑलमोस्ट वो रगड़ खाता है और उससे उसका जो नीचे का हिस्सा था, हल जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, उसके आगे के 6 कंपार्टमेंट्स को वो डिस्ट्रॉय सा कर देता है। मतलब उनमें रगड़ सी मार देता है, छेद सा कर देता है। अब जो डबल बॉटम हल के बारे में मैंने बताया था, सिक्योरिटी के हिसाब से बनाया गया था, वो था शिप के नीचे, लेकिन आइसबर्ग टकराया साइड में, तो डबल बॉटम हल का कोई फायदा नहीं हुआ। और मैंने ये भी बताया था कि इसको 15 कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। इसमें से 4 अगर पानी में डूब भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइसबर्ग ने 6 को नुकसान पहुंचा दिया था। जैसे ये टकराव होता है, शिप के जो कैप्टन होते हैं, कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, वो इस शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज के साथ मिलके तुरंत इस नुकसान की जायजा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो ये सारी सिचुएशन देखते हैं कि साइड से टकराया है, 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरना शुरू हो चुका है, तो ये समझ जाते हैं कि अब इस जहाज़ को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इस बात का अंदाज़ा होते ही कैप्टन एंड्रयूज जो होते हैं वो क्रू को बोलते हैं कि आप डिस्ट्रेस कॉल भेजना शुरू कीजिए आसपास के शिप को, ताकि आसपास के शिप को पता चले कि हम प्रॉब्लम में हैं, डूब रहे हैं, तो वो शिप हमारी मदद के लिए आए और हमारे पैसेंजर्स जो हैं और हमारी जान बच सके। उस समय वायरलेस ऑफिसर जैक फिलिप जो होते हैं वो लगातार सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फाइनली 20 मिनट के बाद आरएमएस कारपेथिया नाम का एक जहाज होता है जो उनको जवाब देता है। टाइटैनिक के क्रू उनको अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं कि भाई हमारा जहाज़ डूब रहा है, हमें मदद चाहिए, हमारे पास बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं। तो आरएमएस कारपेथिया के जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं कि हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम थी वहाँ पे। ये जो एकमात्र जहाज़ जिसने टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल का जवाब दिया था, ये टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर वो फुल स्पीड में भी उनकी तरफ आने की कोशिश करता तो 3.5-4 घंटे उसको वहाँ तक पहुँचने में लग जाते। और जिस हिसाब से टाइटैनिक डूब रहा था शायद उसके पास इतना समय था नहीं। जो टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स होते हैं वो रॉकेट्स, फ्लेयर्स इन सबको भी जलाते हैं ताकि आसपास में अगर कोई ऐसा शिप हो जिससे रेडियो संबंध नहीं हो पा रहा, वो इन रॉकेट्स को देखे और मदद के लिए आ जाए। लेकिन उनको कोई जवाब इस फ्लेयर्स और इसका नहीं मिलता। अब शिप के कैप्टन जो होते हैं वो यात्रियों को लाइफ बोट में निकलने का निर्देश दे देते हैं। नियम के हिसाब से पहले महिलाएं और बच्चे जाते हैं लाइफ बोट में, उसके बाद मेल्स को जाना होता है। लेकिन उस समय तक शिप के जो पैसेंजर्स थे वो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि ये टाइटैनिक डूब भी सकता है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ टक्कर हुई है, ऑब्वियसली जब इतना बड़ा टक्कर हुआ था तो पता तो उनको चले गई, तो उनको ये था कि नुकसान पहुंचा होगा लेकिन डूब नहीं सकता, पहुंचा तो देगा ही न्यूयॉर्क तक।
क्योंकि मीडिया में इसका इतने बेहतरीन तरीके से प्रचार किया गया था, अनसिंकेबल है, डूब नहीं सकता। तो जो पहली लाइफ बोट होती है वो 65 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखती थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग ही उस लाइफ बोट को यूज़ करके नीचे उतरते हैं। अब धीरे धीरे जो आगे का पार्ट होता है उसमें पानी भरने लग जाता है और शिप जो होता है वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। अब यात्रियों में भगदड़ मच जाती है। अब उन्हें लगता है कि भाई पहले तो क्योंकि पानी धीरे धीरे भर रहा था, शिप चल रहा था धीरे धीरे, तो उनको लग रहा था कि भाई अभी तो कोई दिक्कत होएगी नहीं। चल क्या रहा था, मतलब वहीं पे था लेकिन सीधा था, तो उनको पता नहीं चल रहा था कि कोई दिक्कत है। लेकिन जैसे धीरे धीरे जहाज में आगे के हिस्से में पानी भरना शुरू होता है, पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लग जाता है, जो यात्रियों में भगदड़ मचा देता है। क्योंकि पहले सीधे जब तक जहाज था तब तक तो लोग नॉर्मल मान रहे थे कि नहीं डूबेगा नहीं, ऐसा नहीं वो नहीं। लेकिन जब टेढ़ा होने लगता है तब लोगों को लगता है कि भाई अब तो कुछ गड़बड़ है। अब लाइफ बोट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए लोगों में भगदड़ मच जाती है। रात को 1 बजे आगे का हिस्सा इतना नीचे हो चुका था कि पीछे का हिस्सा पूरा हवा में आ जाता है, इवन जहाज का प्रोपेलर तक हवा में दिखने लगता है। सारे यात्री अब लाइफ बोट के लिए लड़ रहे थे। इसका रीज़न ये था कि पूरे के पूरे शिप में सिर्फ 20 लाइफ बोट थी। ये लगभग 1200 यात्रियों को सेफ बाहर उतारने के लिए कैपेबल थी, लेकिन जहाज में उस समय लगभग 2200 यात्री सवार थे। रात को 2:05 पे आखिरी लाइफ बोट पानी में उतरती है, लेकिन उस समय तक भी लगभग 1500 लोग जहाज में मौजूद थे। 2:20 पे जहाज का पिछला हिस्सा इतना ऊपर उठ चुका था कि उसके भार की वजह से जहाज 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और पिछला हिस्सा टूट के पानी में गिर जाता है। जितने भी उस समय जहाज पे मौजूद लोग थे, अब वो या तो पानी में गिर चुके थे या धीरे धीरे डूबते हुए जहाज के साथ में डूब रहे थे। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। तो जितने भी लोग उस समय वहाँ बचे थे, लगभग 1500 लोग, जिन्हें तैरना नहीं आता था वो तो ऑब्वियसली डूब के मर ही गए। जो तैर सकते थे वो भी हाइपोथर्मिया की वजह से बच नहीं पाए। आरएमएस कार्पेथिया टाइटैनिक तक पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज चुके थे। अब तक जहाज में तो कोई भी जिंदा नहीं बचा था, लेकिन लाइफ बोट्स के ऊपर ऑलमोस्ट 700 लोग थे जिनको आरएमएस कार्पेथिया बचा लेता है। बाद में इस पूरी की पूरी घटना की जांच होती है कि आखिर हुआ क्या था, क्या थे रीजंस जो इतना बड़ी कैटास्ट्रोफी हुई, अनसिंकेबल जहाज डूब गया, इतने लोग मारे गए, रीजंस क्या थे इसके। तब वहां पे पता चला कि उस समय, जिस समय टाइटैनिक जहाज डूब रहा था, उससे लगभग 40 किलोमीटर दूर पे एक शिप अवेलेबल था, एसएस कैलिफोर्निया। उसने टाइटैनिक को आइसबर्ग की वार्निंग भी दी थी। लास्ट वार्निंग जो टाइटैनिक को आइसबर्ग की मिली थी वो एसएस कैलिफोर्निया से ही मिली थी। और जो उसका जहाज़ के कैप्टन थे, उन्होंने रात में उस जहाज़ को वहीं पे रोकने का डिसीजन ले लिया था कि बिकॉज आइसबर्ग बहुत ज़्यादा है, रात में चांद भी नहीं दिख रहा है, तो इस समय जहाज़ चला के फ़ायदा नहीं है, यहीं रोक लेते हैं, सुबह रोशनी होएगी तब आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से रात के 11:15 के अराउंड उन्होंने अपना रेडियो भी बंद कर लिया था। अब ये जो जहाज था ये टाइटैनिक के इतनी पास था कि टाइटैनिक के डेक से, जिस समय टाइटैनिक डूब रहा था, तो उसके डेक से लोग इस जहाज को देख तक पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये उनकी मदद के लिए आया है, थोड़ी देर में ये जहाज इनके पास पहुंच जाएगा तो सबकी जान बच जाएगी, लेकिन वो कभी नहीं आया। टाइटैनिक से जो भी फ्लेयर्स चलाए गए थे, रॉकेट चलाए गए थे, उसकी वजह से एसएस कैलिफोर्निया के क्रू ने अपने कैप्टन को जगाया भी था कि उनके कैप्टन जो स्टैनली लॉर्ड थे, उनको जगा के बोला था कि वहाँ से फ्लेयर्स चलाए जा रहे हैं, रॉकेट चलाए जा रहे हैं, शायद शिप में कोई प्रॉब्लम हो। तो स्टैनली लॉर्ड ये कहते हैं कि ये टाइटैनिक का जहाज़ है, इसमें अमीर लोग रहते हैं, उनकी पार्टी चल रही होगी, कोई खतरा नहीं है, आराम से सो जाओ। अगले दिन सुबेरे जब वो लोग अपना रेडियो खोलते हैं तब उन्हें इस पूरी की पूरी दुर्घटना के बारे में पता चलता है, और इस बारे में स्टैनली लॉर्ड को दोषी माना जाता है कि अगर वो उन फ्लेयर्स को सीरियसली ले लेते, रेडियो बंद करना चलो ठीक है, एक बार है, आपका शिप, आपकी मर्जी, आप क्या कर रहे हैं, बट फ्लेयर्स देखने के बाद में, क्रू के बताने के बाद में अगर वो उस चीज़ को सीरियसली ले लेते तो टाइटैनिक में ना जाने कितने लोगों की जान बच सकती थी।
इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसा कि मैंने बताया, उसमें लाइफ बोट रखी ही नहीं गई थी, सिर्फ 20 लाइफ बोट थी उस समय। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था, ना डूब पाने वाला जहाज़ माना जाता था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि ज़बरदस्ती में लाइफ बोट का खर्चा, बेकार में उसको रखने की जगह वगैरह क्यों करी जाए, जहाज़ कभी डूबना ही नहीं, लाइफ बोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी सेम रीज़न से जो उसके कैप्टन थे टाइटैनिक के, उन्होंने जो शेड्यूल्ड सेफ्टी ड्रिल्स थी वो भी कंडक्ट नहीं कराई थी कि जब डूबेगा ही नहीं तो क्या ड्रिल करानी। एक थ्योरी ये भी आती है कि जहाज़ के स्टीयरिंग व्हील पे जो उस समय मौजूद थे, रॉबर्ट हिचिन्स, उन्होंने पैनिक में आके जहाज़ का स्टीयरिंग राइट की ओर मोड़ दिया था, जो आइसबर्ग की तरफ था। जब तक वो उसको बाएं मोड़ते, आइसबर्ग से दूर हटाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये हादसा हो गया। इसमें एक और थ्योरी भी है जिसके बारे में एक हिंट शुरू में भी मैंने दिया था कि जो टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी थी वाइट स्टार लाइन, उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस ये चाहते थे कि टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की जो दूरी है, उसकी जो पहली यात्रा है, उसे वो रिकॉर्ड 6 दिन के अंदर पूरा करें, ताकि कंपनी का नाम हो सके कि इतना बड़ा, इतना आलीशान जहाज़ जो है वो सबसे तेज़ भी है। इसी वजह से जो बार बार उसको आइसबर्ग वार्निंग्स दी जा रही थी, वो उसे नज़रअंदाज करते हुए स्पीड में आगे बढ़ रहा था। 14 अप्रैल की दोपहर को भी एक ऐसी ही वार्निंग, आइसबर्ग की वार्निंग थी, जिसके बारे में शिप के कैप्टन ने जोसेफ ब्रूस को बताया था, लेकिन उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया और उसी स्पीड में आगे बढ़ने के लिए बोला। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, काफ़ी अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी हैं कि टाइटैनिक क्यों सिंक हुआ, कैसे सिंक हुआ। लेकिन इस इंसिडेंस की वजह से सी ट्रैवल में बहुत सारे चेंजेस आए। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जो शिप के सामने आने वाले आइसबर्ग्स के बारे में शिप्स को आगाह कर सके। एक ट्रीटी साइन हुई इसी वजह से, SOLAS के नाम से, जो थी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। इसमें शिप की सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे नियम, कानून, कायदे बनाए गए कि आपको ये चीज़ें शिप में करनी ही हैं, ताकि नेग्लिजेंस या किसी और गलती की वजह से कभी किसी शिप में हादसा ना हो। टाइटैनिक डूबने के 70 साल बाद सितंबर 1985 को अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बालार्ड और फ्रेंच ओशियनोग्राफर जेन लुइस मिचेल ने इसके मलबे को ढूंढा। ये समुद्र में 3,800 मीटर, मतलब लगभग 4 किलोमीटर नीचे था जो शिप का रैकेज था, और इस दो टुकड़ों में, जैसा कि बोला गया था, दो टुकड़े इसके हो रखे थे जो एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पे थे। ये आज की डेट में अगर कहा जाए तो समुद्र के अंदर का जो भी इन्वायरमेंट होता है, वाटर प्रेशर होता है, वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, उनकी वजह से लगभग ख़त्म हो चुका है ये शिप, इसका ढांचा, और माना जाता है कि 2030 तक तो ये शायद पूरी तरीके से गायब हो जाए। तो ये थी कहानी टाइटैनिक की। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।